हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ दे रखा है, पहला दे रखा है टू सर्कल ऑफ रेडियाई दे रखा है 5.5 एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो देखो, दो तरीके से टच कर सकते हैं, एक्सटर्नली टच कर सकते हैं और इंटरनली भी टच कर सकते हैं। तो दोनों केस हम अप्लाई करके देखते हैं। जिससे मतलब ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये है, सपोज करो। ये सिचुएशन क्या होगी, जिसमें मान लो ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ठीक है। ये R1 है एंड ये R2 है। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो इस केस में हमारा क्या बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बोल रखा है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 एंड C2 जो हो जाएगा, R1 हमारे पास कितना, हमारे पास है 5.5 है, 5.5 है एंड R2 हमारे पास कितना है, हमारे पास 3.3 है। तो क्या काम करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5.5 प्लस 3.3 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8.8 हो जाएगा, 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो दूसरा केस क्या बनेगा, अगर मान लो दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल इंटरनली टच कर रहे हो, तो कैसी सिचुएशन बनेगी। जैसे मान लो ये एक है सर्कल है, सपोज करो ये सेंटर एक सर्कल का है और ये सेंटर दूसरे सर्कल C1 C2। तो ये हमारे पास रेडियस है, मतलब सेंटर है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये जो रेडियस होगा, बड़े सर्कल का रेडियस होगा, ये हमारा क्या होगा, R1 होगा। और ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होगा जो R1 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाल, R2 होगा ये। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। तो R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का रेडियस है 5.5 एंड R2 हमारे पास क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस है 2 पॉइंट कितना दे रखा है आपका, 3.3 दे रखा है, 3.3 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5 माइनस 3.3। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, दो केसेस बनेंगे, 8.8 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, two circle intersect each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between their center is 12, what is the radius of each? तो यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या बन रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, पहले इसको रफ कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रही है। जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास और एक, जिससे मान लो ये इंटरसेक्ट कभी कर रही हैं, और एक सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, ये दूसरा है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर C1 है और ये C2 है। मतलब दोनों जो सर्कल है आपस में एक तो इंटरसेक्ट कर ही रही हैं, ये A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और दोनों जो सर्कल है एक दूसरे के सेंटर से पास हो रही है। क्या बोल रखा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के, ये वाली सर्कल इसके सेंटर के से पास हो रही है और ये वाली सर्कल इस सेंटर से पास हो रही है। एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा स्टूडेंट, वो 12 दे रखा है, 12 दे रखा है ये, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 कितना दे रखा है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब ये जाहिर सी बात है, देखो ये जो सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यही होगा, 12 ही होगा। और इस सर्कल का भी रेडियस कितना होगा, जिससे मतलब ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, ये भी 12 ही होगा। कैसे भी करके ये भी 12 है, ये भी 12 है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट अगर हम मेजर करेंगे तो हमारा 12 ही आएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कमफेरेंस से,
वो रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंटर इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो फाइनली हमारे पास जो रेडियस होगा इन दोनों का, रेडियस इक्वल टू क्या होगा, R1 और R2 रेडियस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, ये बोल रखा है सर्कल टच ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सर्कल टच ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम मस्ट बी क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है एंड ट्रेपेजियम हो सकता है। तो देखो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, ये सर्कल टच ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एक हम सर्कल बना दिए, ठीक है, एक हमने सर्कल बना दिया, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम एक डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, ए बी, ये सी है और ये डी है। तो देखो यहाँ पर गिवन में क्या है, गिवन में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और आपको पता है पैरेललोग्राम के साइड अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, वी नो दैट ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू क्या होगा, डीसी होगा, मतलब ये इक्वल टू ये होगा, ए बी इक्वल टू डीसी, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? एंड हमारे पास डी ए इक्वल टू क्या होगा, बीसी होगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, और इसका रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इतनी बात समझ में, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखो अब इसका थोड़ा सा नेमिंग करण कर दे, 1 मिनट। जिसे मान लो ये P मान लिया, इसको Q मान लिया, ये आपको R मान लिया और ये S मान लिया। तब यहाँ पर ध्यान दो, आपको पता है आपने थ्योरम पढ़ रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, मतलब दिस वन इक्वल टू क्या होगा, दिस वन होगा, ठीक है, दिस वन इक्वल टू क्या होगा, दिस वन होगा। हमें पता है अगर कोई भी देखो एक्सटर्नल पॉइंट से, जिससे मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये A है और ये B है, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। क्या रीजन होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ए पी, यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट ए से हम देखो बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस हो जाएगा, क्लियर है? इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब किस पॉइंट से निकाले, फ्रॉम पॉइंट बी से भी वही सेम काम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। सेम हम पॉइंट सी से भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। एंड डी फ्रॉम डी पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये क्या है, फ्रॉम ये पॉइंट फ्रॉम बी से निकाले हैं, ये क्या निकाले, फ्रॉम सी पॉइंट से निकाले हैं। एंड डी आर इक्वल टू ये आ जाएगा डी एस, ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम कौन सा पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं हम, फ्रॉम डी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, सबको ऐड करके देखते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो सबको ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। तो देखो ऐड करके देखें स्टूडेंट, ऐड करते हैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखो ए पी प्लस बी पी क्या देगा, देखो ध्यान से डायग्राम में देखो स्टूडेंट, ए पी प्लस बी पी कितना देगा, ए पी
प्लस बीपी क्या देगा, ए बी देगा, होगा ए बी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये आ गया। अब देखो ए बी आ गया, और डी आर प्लस सी आर क्या देगा हमें, डी सी देगा। देखो डी आर प्लस सी आर, ठीक है, ये हमारा डी आर है, ठीक है, डी आर है, डी आर प्लस सी आर क्या देगा, डी सी दे देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या देगा, यहाँ पे ध्यान दो, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या देगा, बी सी देगा, बी सी आ गया, प्लस ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या देगा, देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या देगा, ए डी देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ये क्या आएगा, ए डी आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ये हमने तो ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी और डी सी ये जो है अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ए बी और डी सी देखो आपस में इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ट्वाइस लिख सकते हैं ए बी के जगह पर, और ये देखो डी सी के जगह पर भी ए बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दीज आर अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। और बी सी देखो, बी सी और ए डी आपस में इक्वल, तो बी सी ए डी की जगह पर भी बी सी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ए डी और डी ए और बी सी भी आपस में इक्वल है, तो डी ए की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। बेसिकली हमें क्या मिल गया, ए बी इक्वल टू बी सी मिल गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी तक तो हमने क्या प्रूव किया था स्टूडेंट, अपोजिट साइड ऑफ द, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। अभी तक हमने क्या प्रूव किया था कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल है। देखो ये दिख रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल है। अब हमने एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर लिया। देखो क्या प्रूव किया, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव किया है, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव किया। एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव कर दिया। मतलब ये एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल हो गया। क्लियर है, तो हमें ये समझ में आ गया है कि इसकी हेल्प से हमें चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6 सारे साइड्स आपस में इक्वल हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो पैरेललोग्राम, अगर मान लो पैरेललोग्राम के सारे साइड आपस में इक्वल हो गए तो रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो सब इक्वल हो गए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सब इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रोम्बस हो जाएगा ये। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, रोम्बस होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट विच आर डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल 20 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट, डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा। एक हमारे पास सर्कल है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक टेंजेंट है, और ये हमारे पास सेंटर है, सपोज करो ये सेंटर है। अब ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट P है, और ये टेंजेंट P A है। और आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, बाई रेडियस टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, बाई रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो एंगल A इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या है, बाई टेंजेंट, देखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है, और ये कितना दे रखा है, 12.5 दे रखा है, और ये हमें 12 दे रखा है, ये रेडियस हमारा। तो यहाँ से हम देखो, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, 12.5 मतलब ऐसे लिख लेते हैं पहले, PO का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो 12.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OA हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या है 12.5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसको हम देखो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, 12.5 माइनस 12 एंड 12.5 प्लस 12, ठीक है। ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आइडेंटिटी कौन सी यूज किया हमने, हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज किया, कौन सी, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और ये a प्लस बी, ठीक है। इतनी बात समझ में, तो यही आइडेंटिटी हमने यूज किया है। तो देखो यहाँ पर 12.5 माइनस 12 करेंगे तो इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है, इनटू, अब ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12.5 एंड 12 24.5 आएगा, ये r का स्क्वायर। तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 5/10 आ जाएगा और ये 24/5 आपका 10 आ जाएगा इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, सपोज करो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये क्या मिलेगा 5। अब देखो इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 244 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 7 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिए स्टूडेंट, और ये नीचे 10 आ जाएगा। इसको हमने ब्रेक करके ये लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये r का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये क्या अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट बाय 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 आ जाएगा इक्वल टू r, या r हो जाएगा। तो देखो एक पेयर बन रहा है, ये 5 बाहर निकल गया, 2 पेयर बन रहा है तो x ये भी बाहर निकल जाएगा, डिवाइड बाई 2 10 आ रहे तो 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो r, तो ये क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ गया, 7/2 आ गया। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, 7/2 आ गया। बट हमें डायमीटर चाहिए था ना, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 इंटू 7/2। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। इतनी बात समझ, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, ये रखा है 2 सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, ठीक है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। तो एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो देखो एक्सटर्नली अगर हमारे पास टच करेंगे तो कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, ठीक है, और एक टेंजेंट ये होगा। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो गए, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 3 कॉमन टेंजेंट आएंगे अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मान लो इंटरनली अगर टच करता, इंटरनली टच करता तो कितने कॉमन टेंजेंट होते, एक ही कॉमन टेंजेंट होता है स्टूडेंट। अगर मान लो इंटरनली 2 सर्कल आप टच करते तो कितने कॉमन टेंजेंट होता, 1 होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती तो कितने टेंजेंट हो जाते, एक टेंजेंट हमारा ये हो जाता, एक टेंजेंट हमारा ये हो जाता, एक टेंजेंट हमारा ये हो जाता और एक टेंजेंट हमारा ये हो जाता। तो कितने टेंजेंट होता, नंबर ऑफ टेंजेंट 4 आ जाते इस केस में। आई बात समझ में, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है मेजर ऑफ, देखो ए सी बी इज इंस्क्राइब इन आर्क ए सी बी, ठीक है। एक हमारे पास सर्कल है, सपोज करो ये है, ठीक है, और एंगल ए सी बी की बात कर रहा है, ठीक है, ए सी बी, ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना हमारे पास, ए सी बी 65 डिग्री है, और किस पर, किस वाले आर्क पर इंस्क्राइब है, ए सी बी पर है, मतलब ए सी बी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो हमें बताना है, और सेंटर ओ हमारे पास क्या, ओ है, ओ एज अ सेंटर। इफ ए सी बी, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, ए सी बी के बारे में बात करना है,
मतलब मेजर ऑफ आर्क ए सी बी बताना है, मतलब ये वाला आर्क बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, हम ये वाला आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ, देखो ए सी बी बोला रखा है, हम डी निकाल देते हैं। मेजर ऑफ, देखो मेजर ऑफ आर्क, देखो ए सी बी, तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल दे रखा है, मेजर ऑफ मेजर ऑफ मेजर ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए डी बी। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए बी डी, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, इसका डबल होगा, इस एंगल का डबल होगा, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, डबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट, डबल, ये क्या होगा हमारा, डबल हो जाएगा, इस वाले एंगल का डबल होगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो आर्क होगा, ये वाला आर्क होगा, इस एंगल का डबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल कितना दे रखा, मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए डी बी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 65 है, तो हमारे पास मेजर ऑफ आर्क ए डी बी, तो ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो हमारे पास ए डी बी कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। तो हमें बताना है मेजर ऑफ आर्क ए सी बी बताना है। तो हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हम पूरे कंप्लीट सर्कल से अगर हम ए डी बी माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा मेजर ऑफ आर्क। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट सर्कल का मतलब 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क 1 मिनट, हम क्या काम करेंगे, 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए डी बी, ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए डी बी है, ए डी बी। तो हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी 360 डिग्री माइनस 130, ये 130 को माइनस कर देंगे 130, तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा 360, यहाँ माइनस 360 माइनस 130, तो फाइनली वी विल गेट 1 3 एंड 230 आंसर 230 डिग्री। तो फाइनली वी विल गेट 230 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये दे रखा है कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर द इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल ई। ए इक्वल टू, देखो पहले एक हम डायग्राम बनाते हैं, एक हमारे पास सर्कल है सपोज करो ये, ठीक है, और दो कॉर्ड हैं आपस में ए ई एंड सी डी, ये ए बी है, ये बी है, और ई पॉइंट पर। तो देखो स्टूडेंट, एक थ्योरम होता है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, जिसे मान लो दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक कंडीशंस होती है, एक रेशियो होती है, मतलब ए ई इंटू ई बी एंड सी ई इंटू ई डी, ये हमारे पास थ्योरम होती है, प्रूफ है। वैसे इस साल के लिए नहीं है आपके के पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे ए ई इंटू ई बी एंड सी ई इंटू ई डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ए इक्वल टू कितना दे रखा है 5.6 दे रखा है, ई बी कितना हमारे पास 10 है। ठीक है, और इस थ्योरम का क्या नाम है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, लिख सकते हैं साइड में, लिख सकते हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो अब यहाँ पे देखो ईसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, और ये कितना हो जाएगा ईडी। तो फाइनली हमारे पास कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 56 मिल गया, और ये क्या है 8 इंटू ईडी, तो कितना है 56 डिवाइड बाई 8। तो फाइनली हमारे पास ईडी कितना मिल जाएगा, ईडी हमारे पास कितना 7 आ जाएगा। ईडी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, तो ये 7 आ गया। क्लियर है, तो अब देखो नेक्स्ट, ये तो इंटरनल डिवीजन पता है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड आ जाए तो देखो क्या होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन का भी होता है, एक इंटरनल डिवीजन का भी होता है। जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है और एक कॉर्ड हमारे पास ये है,
ये आपस में क्या एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर, पहले क्या था इंटरनली मीट कर रहे थे दोनों कॉर्ड, इस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो इस केस में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रेशियो यूज होता है, क्या यूज होता है, ये टी है हमारे पास, ये आर बना लिया और ये क्यू बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा आपका, ये बनेगा पी टी इंटू पी एस इक्वल टू पी आर इंटू पी क्यू, ठीक है। ये क्या है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको पता है स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और कंडीशन क्या दे रखा है, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल सी, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल सी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए जो होगा 3/2 एंगल सी, तो मतलब एंगल ए जो होगा 1.5 एंगल सी होगा। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? और हमें पता है स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो ये क्या होगा आपका, ध्यान देना स्टूडेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180 डिग्री। आपको पता है बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो एक जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं 1.5 एंगल सी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा देखो 1.5 एंड 1, तो 2.5 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिवाइड बाई 2.5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 25/10, मतलब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो एंगल सी जो होगा 180, ठीक है, 180 डिवाइड बाई ये ऊपर 10 चला जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको करेंगे ये कितने टाइम में जाएगा स्टूडेंट आपका 336, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो एंगल सी जो हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है 72 डिग्री बन रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, तो एक्शन ये देखो दो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है, 72 डिग्री हो गया स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों पॉइंट ए बी सी ऑन अ सर्कल, ठीक है, एक हमने सर्कल बनाया, सपोज करो एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ठीक है। अब 3 पॉइंट है, देखो ए बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी कितना है हमारे पास 120। देखो ये इसकी लेंथ कितनी है, मेजर ऑफ आर्क ए बी 120 है। मेजर ऑफ आर्क बी सी, बी सी कितना है हमारे पास, मेजर ऑफ आर्क बी सी कितना हो हमारे पास 120 दे रखा है, ठीक है, 120 दे रखा है। बी सी की भी लेंथ कितनी दे रखा है 120 दे रखा है। तो हम ए सी निकाल सकते हैं, ए सी सपोज करो एक्स मान रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मेजर ऑफ आर्क ए बी, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, प्लस मेजर ऑफ आर्क आर्क बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए सी, ठीक है, ए सी कितना होगा 360 डिग्री। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, 360 डिग्री होगा क्योंकि तीनों का सम कितना होगा 1। अब देखो मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू कितना हमारे पास 120, ये भी 120, फिर ये कितना हो जाएगा, इसको हमने x माना है तो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
कितना हो जाएगा, ये 120 120 240 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ये x कितना हो जाएगा 240, तो फाइनली x इक्वल टू कितना आया हमारे पास 120 आया। तो मतलब हमारे पास तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब सीधा दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर रीजन बनाना पड़ेगा आपको। तो ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये एंगल, कोई भी एक एंगल निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो एंगल बी जो होगा ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क आर्क ए सी, आर्क ए सी। तो एंगल ए बी सी जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ये कितना 120, ठीक है। तो कितना 60 डिग्री आ गया। एंगल ए बी सी कितना हो गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल देखो दिस वन भी क्या होगा, ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ए सी बी भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड दिस वन ये जो होगा एंगल, ये आर्क देखो आर्क बी सी का हाफ होगा, तो मतलब एंगल बी ए सी कितना होगा 60 डिग्री हो गया। तो देखो किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर मान लो इक्वल आ रहा है, मतलब 60-60 आ रहा है, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। क्लियर है, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये 10th क्वेश्चन है। देयर का सेगमेंट एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड वाई लाई ऑन द इन इट्स इंटीरियर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देख हम पहले सर्कल डिजाइन करेंगे। ये हमने एक सर्कल डिजाइन किया, ठीक है। अब एक्स जेड जो दे रखा है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। तो एक हमने पॉइंट लिया, जिसे मान लो ये हमने एक लाइन बना दिया, ये पॉइंट हमने क्या लिया, इंटीरियर बोल रहा ना, वाई लाई इन द इंटीरियर, वाई हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने पी बना दिया, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट, अब देखो यहाँ पर ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करें, इसको अगर हम ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन करा दो, सही से करा दो, और इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, सही से ज्वाइन, ठीक है। हाँ इसको देखो, ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, क्योंकि एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल एक्स पी जेड कितना होगा 90 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। इतनी बात समझ में, सेमी सर्कल। तो अब यहाँ पर देखो दिस वन एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों, दिस वन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाई पी जेड। तो यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, एंगल क्या बोला, एक्स वाई जेड के बारे में बात कर रहा है, एक्स वाई जेड के बारे में, एक्स वाई जेड एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल of the triangle YPZ, YPZ, ठीक है। और आपको पता है स्टूडेंट कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है, सम अप टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स क्या होगा, जो एक्स वाई जेड एंगल होगा वो 90 से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है सम अप टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड जो होगा वो ग्रेटर देन मतलब 90 होगा। इतनी बात समझ में आई, ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन दिस वन एक्स पी जेड, एंगल एक्स पी जेड, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो हमारा एक्स वाई जेड जो होगा, एक्स पी जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 है, एक्स पी जेड 90, तो मतलब ये ग्रेटर देन 90 भी होगा। और जो एंगल ग्रेटर देन 90 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड इज
एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? आप ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक अब बच्चे समझ ही गए होंगे। तो देखो एक्स नॉट पॉसिबल टू एन एक्यूट एंगल, ठीक है, ये बोला इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ये कब लगा एक्स वाई जेड कैंट बी राइट एंगल, राइट एंगल नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो गया। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये क्या, कांट मेक द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट फॉर द मेजर एक्स वाई जेड। तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा स्टूडेंट? तो ये हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओनली 3 सी। ठीक है, सी ऑप्शन ओनली 3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे स्टूडेंट, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।